बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुदरतुल्लाह साहब लिखते हैं कि 1955 में मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने गवर्नर जनरल का ओहदा संभाला और दस्तूर के मुताबिक उसी रोज़ मैंने चार्ज छोड़ने की रिपोर्ट मुकम्मल करके इनकी खिदमत में भेज दी ताकि वो अपनी पसंद का नया सेक्रेटरी मुंतखब कर लें। वो रिपोर्ट हाथ में लिए मेरे कमरे में आए और कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम इसी जगह काम करते रहो। शुरू शुरू में उनके साथ काम करने में एक अजीब दिक्कत पेश आई। अब तक हम लोग गवर्नर जनरल की आवाज सुनकर नहीं बल्कि होंठों की हरकत देखकर समझने की कोशिश किया करते थे कि वो क्या कह रहे हैं। अब मामला इसके बरक्स था। एक बार क्या हुआ कि जैसे ही नया गवर्नर जनरल कोई बात शुरू करता, मैं गैर इरादी तौर पर टिकटिकी बांध कर उनके होठों की जानिब देखना शुरू कर देता। वो समझते कि शायद इनके मुंह पर कोई चीज चिपकी हुई है। वो फौरन अपना रुमाल निकाल कर मुंह साफ करना शुरू कर देते। जब कई बार यही वाकया पेश आया तो मैंने इन्हें बड़ी साफ दिली से सही सूरत हाल से आगाह किया। ये सुनकर वो बहुत हंसे और बोले, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें नॉर्मल आवाज सुनने की आदत हो जाएगी। बेगम नाहिद मिर्जा के आने से गवर्नर जनरल हाउस की काया ही पलट गई। वो बड़ी सलीका और नफासत पसंद ईरानी खातून थी। इन्होंने घर बार की आराइश और जिबाइश और जीनतो सजावट का बेहद शौक था। एक रोज वो मेरे दफ्तर में तशरीफ लाई और पूछने लगी, तुम्हें अपने कमरे की नई तजीनो तरतीब पसंद आई? मैंने हैरत से इधर उधर देखा तो वो बड़े ताज्जुब से बोली कि सच, तुम्हें इस कमरे में कोई तब्दीली नजर नहीं आई? मैं बड़ी निदामत से सर खुजाने लगा क्योंकि मैंने वाकई अपने कमरे में कोई नयापन नोटिस ना किया था। बेगम मिर्जा ने अपनी पेशानी पर हाथ मारा और कहने लगी, जरा गौर से देखो, पुराने पर्दों की जगह कितने खूबसूरत नए पर्दे लगा दिए गए हैं। सोफों के कुशन भी पर्दों के हम रंग हैं। दरवाजे के दोनों तरफ खिले हुए फूलों के गमले हैं और ताजा फूलों का गुलदान है। और तुम्हारा मैला सा कोट जो खौंटी पर लटका था, ड्राई क्लीन करके प्लास्टिक के कवर में लटकाया हुआ है। मैं शर्मिंदा होकर मुआफी मांगने लगा तो वो मुस्कुराकर बोली, ये जुर्म काबिले मुआफी है तो नहीं, लेकिन एक काम करो तो मुआफी मिल सकती है। जल्द से जल्द मिस बोरल को फारग कर दो, लेकिन मेरा नाम भी इसमें ना आए। मिस बोरल मामूली तौर पर हसास और दूर अंदेश लड़की थी। गवर्नर जनरल हाउस में तब्दीलियां रूनमा होती देखकर इस औरत की छठी हिस्स ने इसे खबरदार कर दिया था कि अब इसका यहाँ दिन गुजारना मुश्किल है। चुनांचे मेरे हल्के से इशारे पर इसने अपना इस्तीफा दे दिया और चंद रोज बाद अपनी वालदा को लेकर पाकिस्तान से रुखसत हो गई। मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा और बेगम मिर्जा के आते ही गवर्नर जनरल हाउस में दावतों और पार्टियों का दौर शुरू हो गया। कभी डिनर, कभी डांस, कभी मूनलाइट पिकनिक, वक्तन फवक्तन नई नई तकरीबात मुनक्कद होती रहती थी। ये 8 साढ़े 8 बजे शुरू होकर रात के 1:30-2 बजे तक चलती थी। औरतों के लिए तो ये एक तरह की फैशन परेड होती थी जिसमें वो अपने हुस्न जमाल के अलावा किस्म किस्म के मलबूसात की नुमाइश किया करती थी। कुछ खवातीन ऐसा लिबास पहनने में महारत रखती थी जो जिस्म को छुपाने की बजाय इसे फनकारी से उर्जा करने में मदद देता था। इन पार्टियों में शामिल होने वाले कई जिंदा दिल लोग ऐसी खवातीन के कंधों और कोलों पर हाथ फेर फेर कर इनके लिबास के मटेरियल की देर देर तक तारीफ करते रहते थे। अगरचे इनके कंधों और कोलों पर दूर दूर तक लिबास का मटेरियल मौजूद ना होता था। साबरो मीना की करामात भी अपना रंग जमाती थी और बेगम मिर्जा की निगरानी में तैयार किए हुए ईरानी पुलाव, कबाब और कोफ्ते बड़े लाजवाब होते थे। इन महफिलों में जो लोग साहिब इक्तदार होते थे वो ताजरों और सनतकारों की तरफ बसिद हसरत और यास देखते थे जिनके पास दौलत की फरावानी थी। इनको इक्तदार वालों पर रशक आता था जिनके पास दौलत और इक्तदार दोनों नेमतें थीं। इनकी दिलचस्पी का वाहिद मरकज औरत जात थी। कसरते मैनोशी के बाद कुछ लोग खाने पर गिद्ध की तरह पड़ते थे और इस तरह बदहवास होकर खाते थे जैसे चुपाए खाते हैं। कुछ लोग खाने पीने से बेनियाज होकर सख्ते की आलम में आ जाते थे और गनूदगी की हालत में गुमसुम बैठ जाते थे। बाज लोग गुस्ल खानों में जाकर बार बार नहाया करते थे और ताजा दम होकर आज सरे नौ शराब का दौर शुरू कर देते। इन मशगलों में इंसानियत सिसक सिसक कर दम तोड़ देती थी और बेहमत नित नए रूप धारती रहती थी। अलबत्ता मेजर सिकंदर मिर्जा शराब पीकर खुद कभी बदबस्त न होते थे।
वो गिलास हाथ में लिए मेहमानों में मंडलाते रहते थे और इनकी हवासियों, कम ज़र्फियों और बदहोशियों का खूब मजा लेते थे। एक रोज एक खूबसूरत खातून का पल्लू पकड़े इसकी साड़ी की तारीफ कर रहे थे। बेगम मिर्जा चील की तरह झपट कर आई। खातून को डांटा कि वो इनके मियाँ के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश न करे। औरत ने एहतजाज किया कि वो तो सिर्फ इसकी साड़ी की तारीफ कर रहे थे। इस पर बेगम मिर्जा ने कहा कि मेरे साथ ताल्लुकात की इब्तदा भी इन्होंने इसी तरह की थी। बेगम नाहिद सिकंदर मिर्जा साहब की दूसरी बीवी थी। पहले वो पाकिस्तान में ईरान के मिलिट्री अटैची के साथ ब्याही हुई थी, फिर इससे तलाक हासिल करके इन्होंने सिकंदर मिर्जा से शादी कर ली। गवर्नर जनरल की पार्टियों में मुझे सिर्फ एक बार शमूलियत का मौका मिला। पार्टी के रंग से मुझे बड़ी कराहत महसूस हुई। दूसरी बार जब मुझे इस किस्म की दावत मिली तो मैंने बेगम मिर्जा को फारसी का एक शेर लिखकर भेज दिया। इसके बाद इन्होंने सरकारी तकरीबात के अलावा मुझे अपनी किसी और दावत में शिरकत के लिए मदऊ न किया। मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा का काम करने का तरीका बड़ा मुनाजिम था। वो सुबह 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक जमकर काम करते थे। रोज की फाइलें रोज ही निपटा देते थे। इसके बाद शाम के वक्त इन्होंने मुझे कभी सरकारी काम के लिए तलब नहीं किया। सियासी मेल मिलाप और जोड़ तोड़ का सारा काम दफ्तरी औकात के बाद करते थे। इनकी मुलाजमत का बेशतर हिस्सा ब्रिटिश दौर की पॉलिटिकल सर्विस में गुजरा था, इसीलिए इस काम में इन्हें खसूसी महारत हासिल थी। मेरे कमरे की एक खिड़की गवर्नर जनरल हाउस के बरामदे में खुलती थी। 1 बजे जब वो दफ्तर से उठकर पास से गुजरते थे तो लम्हा भर के लिए खिड़की के पास खड़े होकर पूछ लेते थे कि कोई अहम काम बाकी तो नहीं रह गया। बाद में मेरा और इनका राबता अगली सुबह तक के लिए टूट जाता था। इस लाहे अमल में फकत एक बार तब्दीली आई। मैं अपने घर पर था कि रात के 10 बजे गवर्नर जनरल हाउस की कार आई और इसमें से कराची के एक बहुत बड़े सेठ नमूदार हुए। वो शराब के नशे में धुत थे। इन्होंने मुझे गवर्नर जनरल के हाथ का लिखा हुआ एक खत दिया जिसमें मेरे नाम में हुक्म था कि मैं इन साहब को चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से 25 कारें दरामद करने का लाइसेंस फौरी दिलवा दूं। सिकंदर मिर्जा के दस्तखत के नीचे उस रोज की तारीख थी और ये हुक्मनामा तहरीर करने का वक्त 9 PM भी दर्ज था। शेख साहब ने कहा कि गवर्नर जनरल ने मुझे भी अपने पास बुलाया है। मैं इनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो मुझे एक अलग कमरे में ले गए और कहने लगे कि ये सारी शाम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा रहा। मैंने भी जान बचाने के लिए ये मजहका खेज नोट लिख दिया। इसके नीचे वक्त इसलिए दर्ज किया है ताकि तुम समझ जाओ कि ये दफ्तर की बात नहीं बल्कि महफिल नोश का हुक्म है। तुम इसे अपने दफ्तर में ले जाकर डांटो डबटो और ये हुक्मनामा इसके सामने फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दो। आइंदा भी अगर कोई ऐसी तहरीर लाए जिस पर शाम के 8 बजे के बाद का वक्त दर्ज हो तो इसे भी बगैर किसी पूछ गछ के फाड़ कर फेंक दो। सिकंदर मिर्जा साहब को गवर्नर जनरल बने 3 रोज हुए थे कि शाम के 5 बजे मुझे घर पर मिस्टर सहरवर्दी ने फोन करके पूछा, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मेरा हलफ लेने के लिए कौन सी तारीख मुकर्रर हुई है। ये सवाल सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि मुझे इसके मुतालिक कुछ भी मालूम ना था। मैंने ये बात इन्हें बताई तो मिस्टर सहरवर्दी गुस्से से बोले, तुम किस तरह की निकम्मे सेक्रेटरी हो। फैसला हो चुका है, अब सिर्फ फोन का इंतजार है। फौरन गवर्नर जनरल के पास जाओ और हलफ उठाने की तारीख और वक्त मालूम करके मुझे फौरन मतला करो। मजबूरन मैं सिकंदर मिर्जा साहब के पास गया। वो अपने चंद दोस्तों के साथ ब्रिज खेल रहे थे। मैं इन्हें कमरे से बाहर ले गया और इन्हें मिस्टर सहरवर्दी वाली बात बताई। ये सुनकर वो खूब हंसे और अंदर जाकर दोस्तों से बोले, तुमने कुछ सुना? सहरवर्दी वजीर आजम का हलफ लेने का वक्त पूछ रहा है। इस पर सब ने पत्ते जोर जोर से मेज पर मारे और बड़े ऊंचे फरमाइशी कह के बुलंद किए। कुछ देर अच्छी खासी हैंड पंप जारी रही। इसके बाद गवर्नर जनरल ने मुझे कहा, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है कि तुम सहरवर्दी को बता दो कि हलफ बर्दारी की तकरीब परसों मुनक्कद होगी और चौधरी मोहम्मद अली वजीर आजम का हलफ उठाएंगे। वहां से मैं सीधा मिस्टर सहरवर्दी साहब के यहाँ पहुंचा और इनको ये खबर सुनाई। ऐसा दिखाई देता था कि इनके साथ कुछ वादे वईद हो चुके थे। इस नई सूरत हाल पर वो बड़े झुल्लाए और मेरे सामने बस इतना कहा, अच्छा फिर वही महलाती साजिश। 2 रोज बाद 11 अगस्त 1955 को चौधरी मोहम्मद अली ने वजारत उज़्मा का हलफ उठा लिया। इनकी हुकूमत मुस्लिम लीग और यूनाइटेड फ्रंट के इत्तेहाद से बनी थी। शेर बंगाल
मौलवी ए के फजल उल हक पहली बार किसी मरकजी काबीना में शामिल हुए थे। इन्हें वजारत दाखिला मिली। कुछ अरसा कबल इन पर बड़े जोरों शोर से गद्दार और मुल्क दुश्मन का इल्जाम था, लेकिन अब वही गद्दार और मुल्क दुश्मन पाकिस्तान का वजीर दाखिला था। बदकिस्मती से कभी कभी हमारी सरकारी सियासी बर्दाश्त बड़ी ज़ईफ साबित होती है। हुकूमत वक्त के साथ इख्तलाफ गद्दारी बन जाता है। सियासी समाजी अमूर में राय का तसादुम वतन दुश्मनी करार पा सकता है। इस फेले अबस में हुब्बुल वतनी के साथ की साख्त के अलावा और कुछ नहीं बिगड़ता। उन्हीं दिनों मुझे चंद इलाकों से खबरें मौसूल हुई कि गुलजार नामी एक शख्स है जो कि 2 दफा जेल जा चुका है, लेकिन अब नेक नीति से काम कर रहा है। ये गुलजार नामी शख्स गुंडागर्दी में 2 दफा जेल जा चुका था, लेकिन जब ये वापस आया तो इसने नाजायज गुंडागर्दी करने से तौबा कर ली। अब इसने एक दफ्तर बनाया जिसमें लोगों के लेन देन के मामलात सुलझ जाता था। एक अमीर नामी शख्स का 4 लाख रुपया एक जिम्मेदार की तरफ पड़ा हुआ था। ये अमीर नामी शख्स खाद और स्प्रे वगैरह बेचता था। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद जिम्मेदार ने इसे कहा कि मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा, जो तुमसे होता है कर लो। अमीर एक ताजर और कारोबारी शख्स था। इसके पास वक्त ना होने की वजह से इसने कोई ज्यादा कानूनी कार्रवाई नहीं की। ये अमीर नामी शख्स इस गुलजार के पास गया और इससे कहा कि मैंने फलां जिम्मेदार से 4 लाख रुपया लेना है। इस गुलजार नामी शख्स ने कहा कि एक शर्त पर तुझे पैसे निकलवा कर दूंगा कि आधे तुम्हारे आधे मेरे, मरता क्या ना करता। अमीर नामी इस ताजर ने सोचा कि चलो भागते चोर की लंगोटी ही सही। डील डन हो गई और फकत 2 हफ्तों के अंदर अमीर को इसके 4 लाख की बजाय 2 लाख रुपया मिल चुका था, जबकि बाकी 2 लाख गुलजार अपनी जेब में डाल चुका था। जब मुझे इस कार्रवाई का पता चला तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ। फिर चंद दिन बाद मुझे गुलजार की जियारत करने का मौका मिला। हुआ कुछ जो कि मेरे एक कोलीग ने अपने एक अजीज को 2 एकड़ जमीन बेची थी, जबकि 1 एकड़ के पैसे वसूल कर लिए थे और दूसरे एकड़ के पैसे 2 माह बाद वसूल करने थे, लेकिन इसने जमीन इसके नाम कर दी। 2 माह की बजाय 5 माह गुजर गए, लेकिन इसने पैसे ना दिए और अब तो बात हाथापाई तक पहुंच चुकी थी। मेरे कोलीग ने मुझे जिक्र किया तो हम दोनों मिलकर गुलजार के पास गए और इसे सारे वाकया से आगाह किया। तो इसने कहा कि आधी रकम मैं रखूंगा और आधी रकम तुझे दूंगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन मेरी हैरानगी का उस वक्त कोई आलम ना रहा जब इसने फौरन हमें आधी रकम अपने पल्ले से अदा कर दी और कहा कि अब तुम लोग आजाद हो, अब मैं जानूं और वो शख्स। हम वापस आ गए, लेकिन सारे रास्ते में बड़ा बेचैन रहा कि ये कैसे मुमकिन है कि गुलजार ने हमें आधे पैसे फौरी दे दिए, जबकि इसने अभी 1 रुपया भी अगली पार्टी से वसूल नहीं किया। पता नहीं वो इसको रकम दे या ना दे, लेकिन खैर मुझे चंद दिन बाद मालूम हुआ कि गुलजार ने अपने चंद बंदे बिठाकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया और इस जगह पर मौजूद तमाम जानवर अपनी हिरासत में ले लिए। किस्सा मुख्तसर यह कि गुलजार ने इस 1 एकड़ की तमाम रकम भी ले ली और इनके जानवर भी वापस ना किए। इसी तरह मुझे गुलजार के बारे में एक और बात मालूम हुई कि ऐसे ही एक शख्स ने किसी दूसरे जिम्मेदार से गंदम के गोदाम से 200 बोरी खरीदी थी, जबकि रकम के लेन देन में इसने बेईमानी से काम लिया। तो जब जिम्मेदार को पैसे वापस ना मिले तो इसने गुलजार से कहा। गुलजार ने अपनी कार्रवाई डालते हुए आधे पैसे इसे फौरी दे दिए, जबकि इस शख्स के पास गया तो इस शख्स ने कहा कि मैं तो कंगाल हो चुका हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। गुलजार बड़ा परेशान हुआ कि मैं अपनी जेब से आधी रकम अदा कर चुका हूं। इसने क्या काम किया कि उस शख्स की जवान बेटी को घर से उठवा लिया। जब इस शख्स को मालूम हुआ कि ये हरकत गुलजार ने की है तो वो चंद अपने बंदे लेकर गुलजार के पास गया। तो गुलजार ने साफ कहा कि तुम्हारे पास 1 हफ्ते का वक्त है, तब तक तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है, इसके बाद मैं जिम्मेदार ना होगा। गुलजार का यह कुलिया काम कर गया और फकत 3 दिन बाद जो शख्स कह रहा था कि मैं कंगाल हो चुका हूं, वो पूरी रकम लेकर गुलजार के डेरे पर पहुंचा। फिर गुलजार ने कुरान के साये में इसकी बेटी इसे दी और कहा कि तुम अपनी बेटी से पूछ सकते हो, इसे यहाँ पर किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि ये मेरे घर मेरी बेटियों के साथ मेहमान बनकर रही थी। जब मुझे इस वाकया के बारे में पता चला तो मैं एक अजीब सी हालत का शिकार हो चुका था कि गुलजार एक गुंडागर्द भी है और किसी कदर
لوگوں کی بھلائی کا کام بھی کر رہا ہے، لیکن شاید اس کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہاں مجھے وہ محاورہ بالکل صحیح پڑتا معلوم ہوتا ہے کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔